हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है टेट की क्लास में। और हम डेली टेट की क्लासेस करते हैं। लास्ट जो हमने क्लास की है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की हमने क्लास की थी और 25 क्वेश्चंस कुछ हमने देखे थे और देखा था कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या पेपर में पूछा जाता है। उसी को मैं कंप्लीट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। 25 क्वेश्चन हमने किए थे, 61 समथिंग क्वेश्चन हमारे पास हैं जो करने के लिए। लास्ट हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं, तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपको मुझे लगता है समझ में जो है, अगर आप पहली ये क्लास देख रहे हैं, पहली वाली क्लास नहीं देखी है, तो थोड़ा सा आपको लैग करेगा कि ये क्या आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। लेकिन जनरली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन 30 में से लगभग 5 से 6 नंबर के, चार से 6 नंबर के आसपास आपके पूछे जाते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये बता दो, ये एक्टिव में है, पैसिव में है, इस शब्द का प्रोफाइल क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये कुछ सॉल्व कर लिया था, मुझे लगता है लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 15 नंबर तक कर लिए थे हमने, नहीं सॉरी 25 नंबर तक हमने कर लिए थे। 25 हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, है ना। 26 से स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। और पिछली क्लास नहीं दी है तो जरूर देखो। पीडीएफ वगैरह की अगर समस्या है तो पीडीएफ जाके कहाँ से मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाया करेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। मुझसे कुछ बात करनी है तो देयर विल बी आ व्हाट्सअप नंबर जिस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो, ठीक है। आ जाओ जरा। खैर स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटीरियल नाउन। आपसे पूछा कि कौन सा शब्द मटीरियल नाउन है। आपको पता है नाउन 5 प्रकार के होते हैं साहब: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। अगर मैं काऊ की बात करूं तो काऊ तो जो है कॉमन नाउन है ना। कैसा नाउन है साहब? कॉमन नाउन है। ऐसा नाउन जो बेसिकली किसी पूरे के पूरे उसको दिखा दे। जैसे मैं काऊ की बात करता हूँ, जिसमें कहता हूँ गोमती। गोमती गोमती किसी गाय का नाम है, तो जैसे ही मैंने गोमती कहा तो गोमती प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर गोमती किस कैटेगरी में आती है साहब, पूरी कैटेगरी की बात करनी है, किसमें? काऊ में। जैसे मैं कहता हूँ राम, राम इज अ बॉय, जब तक राम है प्रॉपर नाउन है। राम एक लड़का है, जैसे राम को बॉय बोल दिया तो बॉय कैसा हो गया? कॉमन नाउन हो गया। सेम गोज विद दिस, काऊ को कॉमन नाउन में रखेंगे, ठीक है। गोल्ड की बात कर लें, सोने की अंगूठी है, रिंग। रिंग है तो रिंग कॉमन नाउन है, लेकिन रिंग बनी किससे? जब भी किसी चीज के बने होने का उसका पदार्थ ढूंढने लग जाए कि ये चीज इससे बनी है, पदार्थ आप ढूंढे, मटीरियल ढूंढे, किससे बना है। पेन किससे बना? प्लास्टिक से। प्लास्टिक मटीरियल नाउन है, पेन कॉमन नाउन है। गोल्ड ऐसे ही क्या है? मटीरियल नाउन है। गोल्ड कैसा नाउन है? मटीरियल नाउन है। और गोल्ड से बनी रिंग क्या हो सकती है? कॉमन हो सकती है। बाकी मैं क्लास की बात करूं, पूरे ग्रुप को दिखा सकता है क्लास। क्लास ही पूरे ग्रुप को दिखा सकता है, तो कलेक्टिव नाउन के रूप रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? कलेक्टिव में भी रख सकते हैं। बाकी इसको कॉमन भी कह सकते हो, क्लास को तुम कॉमन नाउन भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे कलेक्टिव ज्यादा बेहतर होगा। बाकी एयर के ऊपर विवाद है है ना। एयर के ऊपर विवाद है। देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एयर के ऊपर समस्या ये है ना, एयर को एब्स्ट्रैक्ट माना गया, तभी जो है पेपर में आंसर क्या दिया गया? गोल्ड दिया गया। लेकिन आप अगर मुझसे एसएससी क्लास में पढ़ते हैं और एसएससी क्लास में मैंने आपको समझाया बहुत सी चीजें, तो मैं एयर को मटेरियल नाउन ही पढ़ाता हूं, क्योंकि एयर मटेरियल नाउन होता है। समझे नहीं? एयर क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। लेकिन पता है ये बहुत ऐसा हो गया कि बिना सोचे समझे क्वेश्चन बना दिया गया। सिचुएशन वो रही कि सोचा समझा ज्यादा नहीं और क्वेश्चन बना दिया। एयर भी मटेरियल नाउन ही होता है, लेकिन अगर अब मैं फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में तो गोल्ड ही लगेगा, क्योंकि गोल्ड बिल्कुल स्पष्ट मटेरियल नाउन है। कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। कंफ्यूजन पता क्या होता है? एयर में कंफ्यूजन होता है। एयर में कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ किताब इसको एब्स्ट्रैक्ट कह देंगे साहब, कुछ किताब इसको क्या कह देंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगी, है ना। कुछ किताब इसको एब्स्ट्रैक्ट कह देंगी। एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा यार? एयर की गुब्बारे में हवा भर रहे हो। जैसे मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि टू लव इज माई पैशन, किसी को प्यार करना जो है मेरा पैशन है, माना मैंने ऐसे कहा। तो जो लव है यहाँ पे, लव जो मैंने शब्द कहा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आ सकता है। मैं लव की बात करूं, लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, क्योंकि प्यार को दिखाया जा सकता है। गुब्बारे में नहीं भर सकते प्यार को, या किसी बॉक्स में नहीं भर सकते प्यार को, वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं, तुम कहो एक मटीरियल नाउन होता क्या है? जिसका अपना वजन हो ना, जिसको जिसको तोल सको, जिसको वजन कर सको। मटीरियल नाउन किसको कहेंगे? जिसका वजन किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा चावल है, राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वजन कर सकते हो 5 किलो चावल है, मटेरियल नाउन में आएगा साहब, बिल्कुल साहब मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक है, मटेरियल में आएगा। सेम गोज विद एयर। अगर मैं एयर की बात करूं, बोले सर एयर को एब्स्ट्रैक्ट कह दूं, कैसे कह दूं साहब? एयर को गुब्बारे में भर लो, भरी जाएगी। टायर में भर लो, पंप पंप मार के तुम अपने टायर में भर लो, क्या एयर है? जगह घिर रही है, एक जगह घिरती है। एयर ऐसी चीज है जिसको तुम टच कर सकते हो, छू भी सकते हो एयर को। पंखा, पंखे के आगे हाथ रखो, एयर है, हवा को तुम टच कर रहे हो।
समझे? उसके अलावा जगह भी घेर रही है। इसका मतलब यह है कि एयर का अपना प्रेजेंस है। ऐसी चीज जिसका प्रेजेंस ही नहीं है, जिसको केवल महसूस कर रहे हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। एयर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है साहब, एयर भी मटेरियल है। एयर भी क्या है? मटेरियल ही है। ठीक है, एयर भी क्या ही है? मटेरियल नाउन ही है। एक बात ध्यान रखना, एयर को भी मटेरियल कहेंगे। बाकी हाँ, बोले भैया ये कैसे होगा पेपर में? भाई हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा उस टाइम तक नहीं थी अप्रोच इस प्रकार की। 2018 की बात चल रही है, आज से 8 साल पहले। तो बहुत ज्यादा उस टाइम पर क्लियर अप्रोच अच्छी नहीं होगी, तो हो सकता है जो बनाने वाला उसने ना सोचा हो ज्यादा। लेकिन वास्तविकता यह है कि एयर मटेरियल नाउन है साहब। कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, किताब में भी लिखा होगा ये एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं है। ठीक है, मटेरियल है। मैंने रीजन दे दिया क्यों है। बाकी आंसर गोल्ड ही लगाना, कोई समस्या की बात नहीं। आंसर उस टाइम पे लगा भी गोल्ड ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है साहब? एक चीज ध्यान रखना, पिछली क्लास के पहले क्वेश्चन में बताया था, जिस शब्द क्लास में टी आई ओ एन लग जाए, भाई साहब जाति से केवल और केवल क्या निकलेगा? नाउन निकलेगा, ध्यान रखना। बाकी बॉय, कनेक्शन, दूसरी बात, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम्हारे मेरे बीच में कनेक्शन है कि बोले सर हमें पढ़ाते हैं या जो भी है, तुम्हारे मेरे बीच में कनेक्शन है, तुम मुझसे बात करते हो, मुझे कमेंट करके बताते हो सर मुझे ये दिक्कत है, समस्या क्या है, एक बॉन्ड है, कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन को केवल महसूस कर सकते हैं। तुमने कमेंट अच्छा सा करा कि सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, ये वो, मुझे फील हुआ। ये कनेक्शन केवल महसूस कराया सकता है। ये कोई चीज नहीं है कि उठा के रख लिया। एक सेकंड। ये कोई चीज नहीं है जिसको उठा के रख लिया। अगर तुम बात समझे तो ध्यान रखना, कनेक्शन जो है वो किस में ही आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा, जिसको केवल फील कर सकते हैं। किस में ही आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। एक बात। दूसरा, मैं तुमसे कहूं बॉय कैसा नाउन है साहब? भाई साहब, बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या, पूरी रेस की तुम बात कर देते हो तो उसके लिए कॉमन नाउन लगा लो। जैसे मैंने कहा राम और बॉय, राम प्रॉपर, बॉय कॉमन। वुमेन कैसा नाउन है साहब? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। बताओ साहब, प्लो की आप बात करेंगे तो प्लो क्या है? ठीक है, प्लो की बात करेंगे तो प्लो क्या है? HW दे दूं क्या तुम्हें? है? पहली बात तो तुम्हें मतलब का नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगर जो टेट वाले बच्चे हो तो तुम्हें मतलब की जानकारी नहीं होगी, है ना? अरे गांव में यूज नहीं करते, जो बहुत बड़ा जो है ट्रैक्टर्स के पीछे लगा होता है ना? जो मतलब खींचने के लिए यूज नहीं होता, जो ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगा होता है, उसको प्लो बोल देते हैं। ठीक है, तो किस में रखोगे? कॉमन में ही रखोगे, है ना? मटेरियल में तो रखोगे क्योंकि लोहे का बना है तो मटेरियल लोहा होगा। बाकी इसको कॉमन में रख सकते हो साहब। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? देखो, कई बार लास्ट में वाई लग जाता है ना? कई बार लास्ट में वाई लग जाता है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर, उसको भी आप क्या मान लेते हैं? जो है नाउन मान लेते हैं। वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें श्योरिटी दे दूं उस बात की कि किसी शब्द के लास्ट में वाई लगा होगा और वो नाउन होगा, ऐसा नहीं है। श्योरिटी नहीं है भाई, है ना? लेकिन हाँ, जैसे ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी नाउन होता है। जैसे मैंने आपसे पूछूं ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या फर्क है? ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन है और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में वाई लगाया, नाउन बन गया साहब। तो वाई लगाने पे नाउन बन सकता है, लेकिन नॉट श्योर, हमेशा नहीं होता ऐसा। लेकिन जैसे TION वाले शब्द हैं, नाउन के रूप में ही काम करेंगे। ठीक है, एडवर्सिटी, एडवर्स, एडवर्स के साथ आपने ITY जोड़ा, है ना? क्या बना? एडवर्सिटी क्या बनेगा साहब? नाउन बनेगा। क्या बनेगा? नाउन बनेगा। अच्छा, कैसा नाउन है साहब? और फिर वही बात, एडवर्सिटी किसी के विरुद्ध तुम हो, किसी के विपरीत हो, ये केवल एक फीलिंग्स है, इसको तुम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। और अगर ऐसा है तो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है साहब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझे हो तो आगे चलते हैं, ज्यादा जाऊंगा नहीं। ठीक है, गंगापुर की बात कर लें साहब। अगर मैं गंगापुर की बात करूं, किसी जगह का नाम है, और जगह का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाम होता है। जगह का नाम क्या होता है साहब? प्रॉपर नाम होता है। गंगापुर किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसको प्रॉपर में ही रखेंगे। नेक्स्ट बताओ, हार्ड यहाँ पे क्या है साहब? भाई साहब, ही इज वर्किंग हार्ड। ही हो गया सब्जेक्ट, इज वर्किंग आपकी हो गई वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें पता करना है, तुम खुद पता करो, ही सब्जेक्ट है या मैं कह लूं प्रोनाउन है? अब तुम खुद पता करो, हार्ड किसके लिए आया? कठिन परिश्रम कर रहा है, कठिन वह, सोच के बताओ। हार्ड वर्किंग या हार्ड ही? भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा, हार्ड ही का मतलब नहीं है, हार्ड वर्किंग है। तो ये हार्ड किसके लिए आया साहब? वर्ब के लिए आया। किसके लिए आया साहब? वर्ब के लिए। अगर हार्ड वर्ब के लिए आया तो ये क्या होगा?
एडवर्ब होगा। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? कल की क्लास में सबसे शुरू में यही बताया कि वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब ही बताता है। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट। अगर एडवर्ब हो गया हो तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में कंजक्शन है साहब? अब देखो कंजक्शन कहाँ है, बट आ गया ना, देखो तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या आया? बट आया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कल की क्लास में समझाया था कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं साहब, अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो। ठीक है, कल की क्लास जरूर देख लेना, अगर नहीं देखी, अगर माना यही क्लास तुम्हारे आगे पूछी है तो कल की क्लास बहुत जरूरी थी। 25 सेंटेंस को खोल के बांधना बड़े तरीके से, मजा आ जाएगा तुम्हें। बताओ भाई, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट। भाई प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है हैज या हैव, और परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट होता है हैज या हैव, ध्यान रखना। ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल आ गया गलत, इज आ गया गलत, विजिटेड आ गया गलत, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म गया भाई डिफॉल्ट ऑल। टेंस पूछ लेता तुमसे बहुत बार कि भाई टेंस बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? कल की क्लास में एक बात बताई थी कि वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किस कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी ये कैसे पता चलेगा? या तो व्हाट या फिर होम। अगर व्हाट या होम का, अगर व्हाट का या होम का रिप्लाई मिल जाए, व्हाट या होम का रिप्लाई मिल जाए तो समझ लो वो वर्ब क्या लेगी? वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। अगर व्हाट या होम का रिप्लाई मिल जाए तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। मैं तुमसे पूछूं इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा साहब? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगी जो व्हाट और किसका, होम का रिप्लाई नहीं करेंगी। वो वर्ब जो व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं करेंगी, वो वर्ब जो व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है साहब? बोले सर ये क्या बता दिया, हमारे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि हम मान लेते तुम पहली बार पढ़े हो। एक बार मैं सेंटेंस दे देता हूँ, दो चार एक बार देख लो। I know him. I know the truth. ठीक है साहब? कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जरा एक बार देखना। वर्ब है नो, नो, गो, टोल्ड, क्राइड और फेल। हमें वर्ब से सवाल पूछना होता है, हमें वर्ब से सवाल पूछना होता है व्हाट या फिर हूं, व्हाट या फिर हूं। अगर इसका रिप्लाई मिलता है तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और ट्रांजिटिव होगी तो अपने तुरंत बाद किसको पकड़ेगी? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, इसके तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन रखा होगा। अगर व्हाट या हूं का रिप्लाई मिलता है, अगर व्हाट या हूं का रिप्लाई नहीं मिलता है साहब, तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इसके तुरंत बाद क्या नहीं आ सकता? ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। जैसे मैं कहता हूं आई नो, मैंने कहा मैं जानता हूं, मैंने कहा मैं किसको जानता हूं? आई नो होम, मैं किसको जानता हूं? मैंने कहा मैं उसे जानता हूं। तो होम का रिप्लाई मिला, किसका रिप्लाई मिला? होम का रिप्लाई मिला। अगर होम का रिप्लाई मिला, इसका मतलब ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है साहब? ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इसका मतलब ये जो हिम है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और नो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं, मैंने कहा मैं क्या जानता हूं? आई नो व्हाट, आई नो
व्हाट, ये ट्रूथ किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, देख लो। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूं, बोले मैं तो सच जानता हूं, तो व्हाट, आई नो द ट्रूथ, आई नो द ट्रूथ, आई नो व्हाट, आई नो द ट्रूथ। अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो ध्यान रखना ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ये नो भी कैसी वर्ब होगी साहब, ये वाली नो भी कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई नो द ट्रूथ, मुझे सच का पता है, तो नो कैसी वर्ब है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है, नो कैसी वर्ब है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हुम और व्हाट का रिप्लाई देख लो। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो व्हाट का रिप्लाई नॉन लिविंग होगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा वो कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अगर तुम्हें हुम का रिप्लाई मिलता है साहब, अगर तुम्हें किसका रिप्लाई मिलता है, हुम का रिप्लाई मिलता है, तो हुम का रिप्लाई का ध्यान रखना, जब भी हुम का रिप्लाई मिलेगा वो लिविंग होगा। देख लो, आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, हिम को, आई नो व्हाट द ट्रूथ, मैं सच जानता हूं। तो व्हाट का रिप्लाई नॉन लिविंग, हुम का रिप्लाई लिविंग होता है, ध्यान रखना। जब जब मिलेगा तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव मतलब अपने तुरंत बाद क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा। नेक्स्ट, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं मंदिर जाता हूं डेली। आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूं। आई गो हुम, मैं किसको जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, मैं किसको जाता हूं, नहीं मिलेगा रिप्लाई। आई गो वेयर, मैं कहा जाता हूं, बोले जी मंदिर जाता हूं। तो ध्यान रखना, अगर मैं आई गो टेम्पल डेली लिख दूं तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गो कैसी वर्ब है, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने बताया 1 मिनट पहले, ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा ठीक है, टेम्पल क्या है साहब, टेम्पल क्या है, यहाँ नाउन है। टेम्पल क्या है, यहाँ नाउन है। अगर सेंटेंस में कहीं भी कोई नाउन आया है या प्रोनाउन आया है तो या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या वो ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वर्ब से पहले आई रखा है तो सब्जेक्ट तो आई बन गया। इस वर्ब से पहले आई रखा है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। तो वर्ब से पहले आई रखा है तो सब्जेक्ट हो गया। तो टेम्पल क्या बनेगा साहब, टेम्पल भी तो नाउन है, टेम्पल नाउन है, तो नाउन अगर आया है तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट आई है मतलब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने क्या कहा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बस का क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट लेना नहीं होता। इस बात का मतलब है, इस गो ने मना कर दिया कि टेम्पल, ये जो टेम्पल शब्द है, मंदिर जो शब्द है, ये नाउन है, और साथ में अगर कोई चीज नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकती है। बोले जी बन सकती है। बोले सर सब्जेक्ट बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि सब्जेक्ट आई रखा है। तो ना टेम्पल नाउन है, ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन वर्ब ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात ऑब्जेक्ट लेना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कैसी वर्ब हूं, मैं इंट्रांजिटिव वर्ब हूं। तो एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वर्ब नहीं लेगी तो ऑब्जेक्ट लेगा कौन। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट दो लोग ले सकते हैं, या तो प्रपोजिशन लेगी या फिर वर्ब लेगी, ठीक है। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो इंट्रांजिटिव। वर्ब हो भी सकता है ऑब्जेक्ट ले, वर्ब हो सकता है ऑब्जेक्ट ना ले, लेकिन हाँ प्रपोजिशन हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि वर्ब ने ऑब्जेक्ट लेने से मना कर दिया, वर्ब ने, इस गो ने मना कर दिया कि टेम्पल नाउन है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि मैं तो इंट्रांजिटिव हूं। इसका मतलब हमें क्या देना पड़ेगा, एक प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी, जो प्रपोजिशन इस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि वर्ब ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैंने बीच में क्या रखा, टू रखा। टू हो गई प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर बात समझ में आई हो तो ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये भी दो प्रकार की होती है साहब। एक होती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये भी ध्यान रखना, मोनोट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक होती है मोनोट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट, एक होती है डाई ट्रांजिटिव जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक चीज और, अगर व्हाट या हुम में से, दोनों में से किसी एक का रिप्लाई कर रही है तो वो मोनोट्रांजिटिव बनेगी ही बनेगी, ठीक है, मोनोट्रांजिटिव। हालांकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो व्हाट का भी रिप्लाई करती है और हुम का भी रिप्लाई करती है, लेकिन उनके पास ऑब्जेक्ट कितना ही रखा जाएगा, एक ही रखा जाएगा। लेकिन कुछ सेलेक्टेड वर्ब ऐसी हैं, इसको निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, अगर तुम कहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। इसका तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई करती हैं, और उसके साथ दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, टीच डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऐसे ही टेल, आई टोल्ड यू द ट्रूथ, जैसे एक सेंटेंस है, देखो मैंने कहा आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, आई टोल्ड हुम, मैंने किसको बताया, उसको बताया। आई टोल्ड व्हाट, द ट्रूथ। तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे जो टोल्ड है, ये टोल्ड कैसी वर्ब है,
डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब दो ऑब्जेक्ट भी ले लेती हैं, जैसे टोल्ड मैंने कहा आई क्राइड लाउडली, मैं तेजी से रोया, आई क्राइड लाउडली। आई क्राइड साहब वर्ब हो गई, मैं रोया मान लेते हैं साहब, मैं रोया। आई क्राइड व्हाट, मैं क्या रोया। आई क्राइड whom, मैं किसको रोया। दोनों में से किसी का रिप्लाई मिलेगा, सोच के देखो। मैं क्या रोया, मैं किसको रोया, क्या और किसको का रिप्लाई मिल ही नहीं सकता, तसल्ली सोच लो एक दो दिन। आई क्राइड whom नहीं, आई क्राइड व्हाट। आई क्राइड हाउ, मैं कैसे रोया, लाउडली, कैसे रोया, लाउडली। किसका रिप्लाई मिल रहा है, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। किसका रिप्लाई मिल रहा है, हाउ का। और जब जब कभी हाउ का रिप्लाई मिले तो समझ लेना एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये ध्यान रखना, इसमें व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिल रहा तो ये वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। शी फेल डाउन, वो नीचे गिर गई। शी फेल, वो गिर गई। वो क्या गिर गई, वो किसको गिर गई, रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो कहाँ गिर गई, बोले साहब नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई, वेयर का रिप्लाई। किसका रिप्लाई, वेयर का। और जब जब वेयर का रिप्लाई मिले तो समझ लेना एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। अगर बात समझ में आ गई हो तो फेल भी कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये सब खेल समझ में आया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तुम्हारे लेवल पे इतना ही बहुत है। बस एक बार सेंटेंस देख लो। शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, देखो वॉक्स वर्ब हो गई, इसके बाद इन प्रपोजिशन द मॉर्निंग डेली, ये उसका द मॉर्निंग उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है नहीं। बोले सर ये है तो सही भाई, इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन रखी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं, किसका हुआ, प्रपोजिशन का हुआ। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। शी इज रनिंग वेरी फास्ट, शी इज रनिंग, रनिंग हो गई वर्ब, मेन वर्ब है साहब आपकी, मान लेते हैं। रनिंग आपकी वर्ब हो गई, मान लिया साहब। शी इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। वह क्या दौड़ रहा है, रिप्लाई नहीं मिलेगा। ही इज रनिंग व्हाट, वह क्या दौड़ रहा है, वह किसको दौड़ रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, वेरी फास्ट। ही इज रनिंग हाउ, वेरी फास्ट। तो वर्ब ने ना तो व्हाट का रिप्लाई किया, ना whom का रिप्लाई किया, किसका रिप्लाई किया, हाउ का। हाउ का मतलब ये जो वेरी फास्ट है, ये जो फास्ट है यहाँ पे, वेरी तो खैर एडवर्ब बनेगा, या ये जो फास्ट है, ये फास्ट क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ फास्ट बनेगा, एडवर्ब ऑफ हाउ का रिप्लाई है, और एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। उसके भागने का तरीका कैसा है, बोले जी तेज है। शी राइट्स, शी राइट्स वो लिखती है। शी राइट्स व्हाट, वो क्या लिखती है। शी राइट्स whom, वो किसको लिखती है। शी राइट्स अ नॉवेल, ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर लिखा वेल। ये वेल क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा। शी राइट्स हाउ, वो कैसा लिखती है, बोले जी बहुत अच्छा लिखती है। शी राइट्स वेल, अच्छा लिखती है। तो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये whom का रिप्लाई नहीं है, किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। अगर ये हाउ का रिप्लाई है बच्चे, तो ये फिर से वही बात, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जरा देख लो, आई किल्ड अ स्नेक, किल्ड वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आई, किल्ड, आई किल्ड व्हाट, क्या मार दिया साहब मैंने, बोले जी एक सांप मार दिया। तो आई किल्ड व्हाट, ये किसका रिप्लाई हुआ, व्हाट का। और अगर व्हाट का रिप्लाई मिल गया, इस बात का मतलब है ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो वो वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग बनेगा। बहुत लॉजिकली आपको बात समझाई है, मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए, और आ गई है तो फिर पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये राउंड बनाया था हमने, ठीक है। आ जाओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। यार बताओ इसमें क्या बताऊं, सेंटेंस कौन सा नेगेटिव है। ये आगे नॉट आ गया इसमें, लोग ये आगे नेगेटिव, इसमें तो क्या ही करना है, सी फॉर कैट लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा गया है। विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, ये भी क्वेश्चन है। हिज क्रुएलिटी न्यू नो बाउंड्स, उसकी क्रुएलिटी कोई बाउंड्री नहीं जानती, फुल स्टॉप लगा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, असर्टिव सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप है। इन दोनों में प्रश्न पूछा गया है, तो ये कैसे सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। कभी भी व्हाट और हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो, है ना, व्हाट और हाउ से कुछ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। वैसे तो इसमें सबके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जिससे क्लियर ना हो पाए, एग्जामिनर ने थोड़ी चला के दिखाई, फुल स्टॉप लगा के तुम्हें जो है कंफ्यूज करा कि सब में फुल स्टॉप लगाया जिससे तुम क्लियर ना कर पाओ। वरना एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान होती है, या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड उसमें आया होगा, हुर्रा, ब्रावो, फाय फाय, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, अलाश। ये शब्द अगर आ गए तो ये किसको दिखाएंगे साहब, ये सारे के सारे शब्द दिखाएंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया।
उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं आया तो व्हाट और हाउ दो शब्द ऐसे होते हैं जिससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आपको ये बात जाननी है, बात अच्छे से नहीं पता, तो फिर वही बात है, टेट वाली जो है सीरीज है उसमें सेंटेंस पार्ट 1 पढ़ा है, सेंटेंस पार्ट 1 सेंटेंस पार्ट 2 दो क्लासेस डाली हैं सेंटेंस की ओनली बिकॉज ऑफ यू, टेट वाले बच्चों के लिए। अगर तुमने ये देख रहे हो पहली बार, तुमने वो नहीं देखा, जाके पढ़ो, मजा आ जाएगा। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाए सेंटेंस के 5 टाइप, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, ये 5 टाइप मैंने पढ़ाए हैं और उसमें वहां पे मैंने ये सारी बात करी है, व्हाट और हाउ से सेंटेंस बनता है, ब्ला ब्ला। पार्ट 2 में मैंने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की बात करी है, उसकी एक एक्सरसाइज में लेके आऊंगा, मैंने पीपीटी बना ली, उसकी एक्सरसाइज भी आएगी अभी। फिलहाल हाउ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, अगर मैं एक्सक्लेमेट कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कि भाई तुम जो हो कितने सुंदर हो साहब, मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है साहब। अगर तुम्हें बात समझ में मेरी आई हो तो मुझे बताओ सिर्फ 35 का आंसर क्या बनेगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। तो हाउ और व्हाट कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं और एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं उससे कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि भाई आदमी जो है क्या शानदार चीज बनाई है यार, किसी की क्या कलाकारी है जो आदमी को बनाया। तो ये आश्चर्यचकित होना है व्हाट और हुम, जो व्हाट और हाउ जो स्टार्टिंग में लगाया है, ठीक है साहब। 36 देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, रॉन्ग कलेक्टिव नाउन को जो है आइडेंटिफाई करो साहब। भाई शीप्स, पहली बात तो शीप्स होता नहीं है, शीप का प्लूरल शीप ही बनेगा, और शीप को कलेक्टिव नाउन नहीं मानेंगे, शीप के लिए तो फ्लॉक ऑफ शीप होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना अगर तुम बात समझ गए तो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है अ फ्लॉक ऑफ शीप आप कहेंगे, तो रॉन्ग कलेक्टिव नाउन के रूप में शीप को ही ले लो, सी फॉर कैट को ले लो। वैसे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन चलो डिटेल में नहीं जाते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट, सेंटेंस का कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है साहब। मैंने कहा सब्जेक्ट एक तरफ और सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा तुम देख लो कौन सा है साहब। देखो, ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई, ये आई हो गया, इससे पहले का ये हो गया सब्जेक्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑन सैटरडे मॉर्निंग को हटा दे, लेकिन उसने शुरू में रखा है इसलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट का ही पार्ट बनेगा। बाकी प्ले फुटबॉल इन वर्ब के बाद का जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। वैसे इस बात पे विवाद हो सकता है, लेकिन छोड़ो उस बात को, इसी तरीके से तुम डील करना, कभी तुम्हें फंस जाए ऐसा कुछ तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, thieves broke into the blank into the blank in the middle of the night, into the bank, not blank, ठीक है सर। आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब, कह रहा फ्रेजल वर्ब बताओ। अगर तुम्हें फ्रेजल वर्ब नहीं पता है तो ध्यान रखना, जो वर्ब होती है ना, एक होता है लुक, है ना, लुक होता है दिखना, है ना, लुक एट होता है देखना, एक होता है लुक आफ्टर जिसका मतलब होता है देखभाल करना, है ना, एक होता है लुक आफ्टर जिसका मतलब क्या होता है साहब, देखभाल करना। एक उसके अलावा क्या कह सकते हो साहब, वैसे तो इसके अलावा बहुत भी है, लुक फॉर हो गया, सर्च करने से हो जाएगा, ब्ला ब्ला। मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ये समझाना चाहता हूँ साहब, वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन लगा देते हो तो कई बार उसका मीनिंग बदल जाता है। कुछ वर्ब के साथ उसके साथ जब एडिशनल प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। लुक का मतलब देखना, लुक एट का मतलब देखना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। तो जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ देते हैं और उसका कुछ और मीनिंग निकल जाता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब। ऐसे ही ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है ना, ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंटर समवेयर इलीगली, टू एंटर समवेयर इलीगली, कहीं तुम इलीगली घुस गए तो वो फ्रेजल वर्ब है। बाकी ब्रोक इनटू फ्रेजल वर्ब है, ये हो गया। बाकी मीनिंग पूछे ब्रेक इनटू का, किसी के घर में तुम चोरी वोरी की वजह से किसी इलीगली तुम कहीं किसी बिल्डिंग में घुस जाते हो, उसको ब्रेक इनटू बोलते हैं साहब, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है तुम्हें पता चल गया होगा, है ना। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द वर्ड हु इज द फॉलोइंग सेंटेंस, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड हु क्या है साहब। अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूं कि वाक्य के बीच में कभी भी हु आ जाए, हुम आ जाए, व्हाट आ जाए, ठीक है, विच आ जाए, तो ध्यान रखना ये शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि दैट भी ये काम कर सकता है, लेकिन दैट में श्योरिटी नहीं होती। दैट कई बार खाली कंजक्शन बन जाता है, कई बार रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, तो मैंने छेड़ा नहीं वो, क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तुम अभी बिगनर हो बहुत ज्यादा।
तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। कभी भी बीच में आ जाए तो इसको क्या मानेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे। रिलेटिव तो उसने पूछा ही नहीं, वो तो कह रहा है कि बस प्रोनाउन कह दो तुम। नेक्स्ट आओ, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई साहब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो आया, सो क्या ही होगा, कंजक्शन होगा साहब। सो क्या होगा, दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन करेगा। देखो कंजक्शन में पूछूं, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन कैसा शब्द है, कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। दोनों फर्क होता है। प्रपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, जो अपने बाद आए नाउन या प्रोनाउन को, ध्यान रखना प्रपोजिशन की डेफिनेशन। प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड व्हिच रिलेट्स द नाउन, द नाउन क्या, व्हिच रिलेट्स जो है अपने बाद वाले नाउन को और अपने पहले वाले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, चार चीजें है ना। प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आया, प्रपोजिशन अपने बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को अपने पहले आए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ रिलेट करती है, वही शब्द प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कह लेते हैं, ठीक है। आंसर कुल मिला के यही बनेगा, कंजक्शन है सो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब। भैया मॉडल किसमें है साहब, देख लो। ऑट टू, मैंने बताया था ना कल की क्लास में, कितने मॉडल्स होते हैं, 10। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ऐसा याद होने चाहिए तुम्हें भी, इनके यूजेस भी पता होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ऑट टू मॉडल आ गया, आंसर ये हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन, कल की क्लास में पढ़ाया था पॉजेसिव प्रोनाउन, इससे पिछली क्लास में कल मैंने पढ़ाया था पॉजेसिव प्रोनाउन, कल पढ़ाया था पॉजेसिव प्रोनाउन। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अगर तुम समझ गए तो जरा देखना, आर का आर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं पूछूं हर क्या है, हर सिस्टर, सिस्टर नाउन हो गया और नाउन से पहले हर रखा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है साहब। ये पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, बहुत बढ़िया। वाक्य के बीच में हु आ गया, मैं पूछूं हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है साहब, अभी समझाया था, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है साहब, ठीक है। और कुछ समझाने लायक है, नहीं है, ध्यान रखना, आगे चलो। नेक्स्ट आओ, कलेक्टिव नाउन किसमें है साहब, बताओ जरा, जो समूह को दिखाता हो। समूह को दिखाने वाला शब्द कैटल है ना, कैटल मतलब गाय भैंसों के समूह को कैटल बोल देते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, आंसर ए हो गया। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बता दो साहब कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, गलत बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव, एक्टिव वॉइस है, गलत बात। और इज अमार के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस है, गलत बात। इसका मतलब मेरा आंसर यही होगा। बोले सर कैसे पता, मैंने कल बताया था या आज भी बताया होगा शायद। पैसिव वॉइस पता करना है मतलब कभी क्या ढूंढ लो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम्हें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, समझ लो पैसिव वॉइस मिल गया। जरा देखना, बी टेकन, और इससे पहले कुछ रखा भी हो सकता है ना, बी टेकन, ये आ गया बी टेकन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर हो गया मेरा पैसिव वॉइस, सी फॉर कैट। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव में बता दो साहब, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। आई नो नथिंग। वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कह लूं या वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म कह लूं, पैसिव वॉइस होता है। तीनों गलत है, आंसर बनेगा ये वाला। देखो जरा, आई नो नथिंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव भी तो बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोनों पैसिव हैं, ये भी पैसिव है, ये बचा केवल एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला एक्टिव वॉइस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है साहब, देखो ये तो इन्होंने तो साफ साफ दे दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ, ठीक है। He cannot speak well, you are really very kind, she is a small creature। भाई साहब तीनों के तीनों कैसे हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है साहब, तीनों के तीनों कैसे सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं। और नीचे वाला हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। Which of the following has a silent letter। भाई साइलेंट लेटर वो है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। जैसे ये शब्द है, इसको काल में नहीं बोलते, काम बोलते हैं, ही इज वेरी काम। ये काम, इसमें एल साइलेंट है ना, तो ये जो एल है ना इसमें, ये एल साइलेंट है। अब ये चीज तुम पूछो, बोले सर मुझे कैसे पता चलेगी, मैं तो गांव से हूँ या हूँ। भाई धीरे धीरे आएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैं तुम्हें पूछूं, बोलने की कोई ट्रिक नहीं है। कहीं बहुत से शब्द मैं भी गलत बोलता हूँ, और वो क्या है कि क्या करें, आदत है ना। थोड़े से हम ग्रामीण हैं थोड़ा सा हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ तुम डिग्री तो हासिल नहीं कर पाओगे, आप ध्यान ही रखना पड़ेगा। मुझे पता था, बाकी तुम अपना देख लेना।
ठीक है, बाकी ठीक है, कोई ऐसा शब्द आ जाए तो बोलने की कोशिश करना। नेक्स्ट आओ, इसके लिए तो मूवी वूवी देखो अंग्रेजी वाली तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो बहुत लंबा समय है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ डायरेक्ट नरेशन साहब, डायरेक्ट नरेशन पूछा है ना। डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या है? अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट पूछा है। डायरेक्ट, पहली बात तो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास ढूंढ लो, कहाँ है इन्वर्टेड कॉमा, ये रहे देख लो, इन्वर्टेड कॉमास ये रहे, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। डायरेक्ट पूछा कौन सा, ये रहा। इतना बकवास क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है, सोचो तुम। अरे इन्वर्टेड कॉमा वाला डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो साहब, एक सेकंड में जाओ। चलो ये हो गया, या मैंने गड़बड़ कर दी थी, एक माइक तो मेरा नीचे ही रखा रह गया और मुझे याद भी नहीं था कि माइक नहीं लगा हुआ है। पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही होगी शुरुआत में। चलो मैं चेक करूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, देख लेंगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है भाई फॉलोइंग सेंटेंस का? यहां से सेंटेंस स्टार्ट है, नो मैन कैन सर्व टू मॉन्स्टर्स। नो मैन सब्जेक्ट हो गया साहब, नो मैन कैन नहीं, नो मैन, ठीक है, नो मैन। आ जाओ जरा, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कौन सा है साहब? नाउ जो है एडवर्ब होता है, येट जो है कंजक्शन होता है, एंड जो है वो कंजक्शन होता है, और दोनों कैसे कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है साहब। और बियॉन्ड जो है वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। एडवर्ब, ये सब क्वेश्चन मैं करा नहीं चुका, कल की क्लास में भी कराया होगा। अपेस जो है ये मैं करा चुका हूं साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई साउंड ऑफ वेल नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ, इज नॉट एसोसिएटेड। जिंगल बेल होता है ना, ठीक है, नहीं तो ये आ जाओ जिंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म। परफॉर्म की ग्रामेटिकल कैटेगरी कल ही बताया था। परफॉर्म क्या होता है साहब? वर्ब होती है। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो 2018 वाला और पहले भी आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। वेरी पूछ लिया, हालांकि इन द पैसेज लिखा है मैंने, पैसेज से उठाया हुआ क्वेश्चन, लेकिन समस्या बात यह है कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि वेरी क्या है। कल की क्लास में बताया था, आज भी बता लेता हूँ, वेरी एडवर्ब होता है, अलग से बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं साहब? दिस, दैट, दीज, दोज। अगर ये किसी नाउन से पहले लिखे हैं तो ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं साहब। देख लो जरा, सेम सेंटेंस है, कल की क्लास में भी आया था, ये रिपीट हुआ होगा 2018 का, ठीक है साहब, ये आगे आंसर लो। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है कि दीज मैंगोज आर राइप। दीज मैंगोज आर राइप, तुमसे पूछा है कि जो है एडजेक्टिव कौन सा है? दीज आ गया, मैंगोज नाउन हो गए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, दिस, दैट, दीज, दोज अभी बताया कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। सी फॉर कैट आंसर मान लो। नेक्स्ट आ जाओ साहब, सेंटेंस कौन सा एक्टिव वॉइस में है? भाई साहब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब ध्यान रखना, पैसिव वॉइस का मतलब बी की कोई भी फॉर्म। अब बी की फॉर्म का मतलब बी भी हो सकता है, बी की फॉर्म का मतलब बीन भी हो सकता है, ठीक है। और बी की फॉर्म का मतलब क्या भी हो सकता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी हो सकता है। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लो ये पैसिव वॉइस है। समझ लो ये क्या है? पैसिव वॉइस है। जरा देखना, हैज बीन अल्टर्ड, पैसिव वॉइस है, गलत हो गया। कुड नॉट हैव डन, हैड बीन कट, देखो ये हैड बीन कट आ गया, ये भी मेरा लास्ट में आके क्या हो गया? गलत हो गया साहब। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बीन कट आ गया। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं साहब, तुम्हारे सामने कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे इसमें समस्या लग रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। लेकिन हाँ, पहला वाला जो है ना, डोंट यू हैव आई योर टेस्ट, अच्छा वो जो है कॉजेटिव वर्ब आ गई उसमें। यार ये तो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई। देखो आंसर बनेगा वाई डोंट यू। अब देखो ये वाली बात फिर बताई ना, ये यहाँ फॉलो हो ही नहीं पाएगी। वाई डोंट हैव यू
हैव योर आई टेस्टेड, वाई डोंट यू हैव योर आई टेस्टेड, तुमने अपनी जो आंखें हैं टेस्ट क्यों नहीं करवाई। कोई काम खुद करते हैं तो एक्टिव वॉइस, किसी और से करवाते हैं तो पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस का मीनिंग पकड़ो, तुम्हें यहाँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब इसमें आई है। थोड़ा सा तुम डिटेल में चले जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा हूँ उसका मीनिंग पैसिव है। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस का मीनिंग पैसिव है। वाई डोंट यू हैव योर आई टेस्टेड, तुम अपनी आंखें चेक क्यों नहीं करवाते हो। कोई काम खुद करते हैं एक्टिव वॉइस, किसी और से करवाते हैं पैसिव वॉइस। खुद करते हैं एक्टिव वॉइस, किसी और से करवाते हैं पैसिव वॉइस। वही तुम उससे करवा लो, तो वो मीनिंग जो है वो पैसिव ही है। मीनिंग जो है वो कैसा ही है? पैसिव ही है। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आंसर ये बनेगा कुड हैव डन, इसका पैसिव बनेगा कुड नॉट हैव बीन डन। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है ना। ये हमारा कौन सा वॉइस है साहब? एक्टिव वॉइस है। उसको छोड़ दो, पॉजिटिव वर्ब है, तुम ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? फिर से वही बात, कौन सा पैसिव वॉइस में है? वॉज मेड, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस। ये तीनों गलत, ए फॉर एप्पल सही। नेक्स्ट बताओ साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? कौन भाई स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहाँ है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो है। सी फॉर कैट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। क्या स्ट्रक्चर होती है? ये स्ट्रक्चर होती है साहब। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है? कौन सा शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है? भाई देखो, जापान नाउन है, ठीक है। आगरा भी क्या है? नाउन है। ऑलमोस्ट, बस ऑलमोस्ट जो है, जो आप बात कर रहे हो कि क्वांटिटी आप बता रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट डन, लगभग हो गया है, तो क्या आप बता सकते हो? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है साहब, ऑलमोस्ट जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो सकता है। हेयर क्या होगा? जगह की बात कर रहे हो, एडवर्ब ऑफ। अब तुम कहोगे सर जापान भी तो जगह है, आपने हेयर को ही एडवर्ब क्यों माना? जापान भी तो जगह। देखो मैं कहता हूं जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इज एम आर आया, वर्ब आई, वर्ब से पहले जापान आया, सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट बनने का मतलब है साहब नाउन बना, ठीक है। यहां पर जापान नाउन है। मैं कहूं आई एम इन जापान, मैं कहाँ हूँ? जापान में हूँ। जापान यहाँ भी नाउन है, इन प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा जापान। लेकिन मैं तुमसे पूछूं, इन जापान भी बोले सर, आपने जापान यहाँ भी नाउन बता दिया, तो जापान एडवर्ब बन सकता है? नहीं, इन जापान एडवर्ब बन सकता है। ये अगर मैं पूछूं इन जापान, ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? ये एडवर्ब है। जापान एडवर्ब नहीं है, इन जापान एडवर्ब है। ध्यान रखना, कभी भी किसी प्रपोजिशन को मिलाओ और प्रपोजिशन को उसके ऑब्जेक्ट के साथ मिलाओ, तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके दो चीजें बनती हैं, या तो एडजेक्टिव बनती है साहब, या फिर एडवर्ब बनती है। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है तो एडजेक्टिव बनती है, क्या बनती है? एडवर्ब बनती है। बोले सर आपको कैसे पता कि एडवर्ब है? अरे वेयर का रिप्लाई कर रही है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि किसका रिप्लाई कर रहा है? वेयर का। आई एम वेयर, मैं कहाँ हूं? जापान में। आई एम वेयर, मैं कहाँ हूं? जापान में। तो आई एम इन जापान, तो इन जापान एडवर्ब बन सकता है। खाली जापान तो साहब नाउन ही रहेगा, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये बात। नेक्स्ट देखिए साहब, अंडरलाइन वर्ड स्लोअर। भाई स्लोअर क्या है ये पूछा है। भाई स्लो का स्लोअर किया है, ई आर लगाया है, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, डिग्री बनाई है। नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? बताओ जरा। देखो स्लो जो है वो एडजेक्टिव है, और कई बार एडजेक्टिव में जो एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव में एडवर्ब एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो स्लो का एडवर्ब स्लोली होगा। यहाँ पर जो शब्द है स्लोली है या स्लो है? यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ पर शब्द है स्लो। अगर स्लो शब्द है तो स्लो तो साहब एडजेक्टिव है, तो स्लोअर भी क्या ही होगा? एडजेक्टिव ही होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट बनेगा। अगर स्लोली होता तो मैं कहता कि साहब स्लोली एडवर्ब बन सकता है, और स्लोली की कंपेरेटिव बनती मोर स्लोली, ठीक है, तो वो एडवर्ब हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये एडजेक्टिव ही है। 61 का जो आंसर बनाओगे वो क्या बनाओगे? एडजेक्टिव बनाओगे, ठीक है। बाकी पता है क्या, मगर स्लो जो है वो हो सकता है वर्ब की जो है पर्सन के, देखो पता है, कहने को मैं एडवर्ब भी बना लूँ, उसको कोई खास बात है नहीं,
बनने को बन भी जाएगा एडवर्ब। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। द अंडरलाइन वर्ड स्लोअर है, सब तुमने स्लोअर पूछ लिया, सेंटेंस कैसा है, एक सेंटेंस में कहाँ स्लो आया। स्लो एडवर्ब भी बन सकता है, मैं तुमसे कहूँ एडवर्ब बन जाएगा, बनने को एडवर्ब भी बन सकता है, बनने को क्या बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। जैसे मैं कहता हूँ प्लीज ड्राइव स्लोली या प्लीज ड्राइव स्लो, दोनों ही बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन सिचुएशन की बात है। कुल मिला के ये आंसर मानो और आगे चलो, ठीक है। थैंक यू है साहब, ठीक है, क्या है, थैंक यू है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है मैंने काफ़ी जो है कवर कर लिया है। बस शुरू में थोड़ी बहुत वॉइस की दिक्कत हो सकती है, माइक में भूल गया था, रखा हुआ नीचे, मैंने पहना नहीं था, माफ़ी चाहते हैं। और ये मैंने क्वेश्चंस करा दिया। अब मैं इसके बाद क्या कराऊंगा मैं ये बता देता हूँ। मैं टॉपिक वाइज जो है 30-30 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज लेके आता हूँ क्वेश्चंस, और हर एक चैप्टर के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के। वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन तुम कर लोगे तो वहाँ से नंबर पक्के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और छोटा सिलेबस है तो जल्दी जो है कवर हो जाएगा वो। तो इतना मैं करूँगा इसके लिए। डेली आपकी क्लास आएगी और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।